बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सेल्फ स्टडी पीके। माय नेम इज सैयद उसामा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही अहम टॉपिक आरसी सर्किट्स को डिस्कस करेंगे। वैसे तो ये टॉपिक आपको पेपर में भी बहुत दफ़ा आता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में आपका जब वास्ता कैपेसिटर और रेजिस्टेंस से पड़ता है तो वहाँ पे भी इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको ये बेसिक लेक्चर समझ आ जाता है तो आपको आगे आने वाले कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले बात यह कि हमारे पास आरसी सर्किट में एक रेजिस्टर और कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। अब होता क्या है, अगर हम इस आरसी सर्किट को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दें, ये आपके पास स्विच है, ये पॉइंट ए से भी कनेक्ट हो सकता है और पॉइंट बी से भी कनेक्ट हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें, फर्ज कर लें कि मैं इसको पॉइंट ए से कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो मैं एरो ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला सर्किट एक्टिवेट होता है, क्योंकि हमारे पास ये बैटरी लगी हुई है, चार्जेस को पुश करती है, चार्जेस रेजिस्टर में से गुजरते हैं, यहाँ पे हीट की फॉर्म में डिसिपेशन होती है एनर्जी की, और जब चार्जेस कैपेसिटर में से गुजरते हैं तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर होती है और कुछ चार्जेस वापस बैटरी तक चले जाते हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि चार्जेस कैपेसिटर के क्रॉस ज़ाया हो गए हैं, बैटरी के चार्जेस ज़ाया बिल्कुल भी नहीं हुए। अगर आप इस सर्किट को वापस इस तरह जोड़ देते हैं इस पॉइंट बी से, तो ये जो हमारे पास कैपेसिटर है ये एक्ट करता है एज अ सोर्स ऑफ ईएमएफ और यहाँ से चार्जेस का फ्लो यूं चलता है। अब हमने देखना है पहले लेक्चर में चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इन लेक्चर्स को मैंने 7 लेक्चर्स में डिवाइड किया है ताकि आपको याद रखने में और समझने में आसानी रहे। आज के लेक्चर में हम ये बात कैलकुलेट करेंगे कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज डिपॉजिट हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप होता है। देन वी विल टॉक अबाउट करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए करंट दोनों में सेम रहेगा। देन वी विल टॉक अबाउट कि ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये रेजिस्टर के अक्रॉस कितना होता है। देन वी विल डिस्कस डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो याद रखिए, अभी जो 4 लेक्चर्स हैं उसमें हम चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर को डिस्कस करेंगे। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहली बात यह कि हमने आरसी सर्किट में इस पॉइंट ए से इस स्विच को कनेक्ट कर दिया है, तो आपके पास एक कंप्लीट सर्किट बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको मैं इस लाइन से या इन एरो से आपको दिखा देता हूं। जो मैंने यहाँ पे एरोज दिखाए हैं ये बेसिकली हमें कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को बता रहे हैं। आपकी एचआरके की बुक में जो चार्ज के लिए डेरिवेशन की गई है, चार्ज स्टोर अक्रॉस कैपेसिटर, वो 2 तरीके से की गई है। पहला तरीका वही है जो मैंने आपको सिंगल लूप सर्किट में बताया था कि एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब जितनी बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर रही है वो यहाँ पे डिसिपेट होगी और यहाँ पे स्टोर होगी, तो एनर्जी कम या ज्यादा क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती। तो आरसी सर्किट्स को जो हम इस वक्त डेरिवेशन करने लगे हैं चार्ज की, हम करेंगे बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब हमारे पास टाइम 0 पे जब हमने इसके साथ बैटरी को कनेक्ट नहीं किया था, हमारे पास कोई चार्ज नहीं था, ये कैपेसिटर टोटली 0 चार्ज था या अनचार्ज था। तो एट टाइम t is equals to 0 we have charge q is equals to 0। ये हमारी इनिशियल बाउंड्री कंडीशन है, इनको आपने याद रखना है। अभी हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे। जब हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया इस स्विच के जरिए से, तो यहाँ पे करंट का फ्लो शुरू हुआ और कुछ चार्जेस कैपेसिटर की इस प्लेट पे डेवलप होना शुरू हो गए। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होंगे और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो कैपेसिटर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगी। कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये हम पिछले चैप्टर्स में देख चुके हैं, आप दूसरी प्लेलिस्ट में जाके इसको ढूंढ सकते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज स्टोर हो रहा है। पहली बात तो ये कि अगर हम सिंपल बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर को हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू Q ओवर C। आपको याद होगा C इज द कैपेसिटेंस। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर को देखें तो उसको हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू I इंटू R। अब हम क्या करते हैं, हम किरचॉफ रूल अप्लाई करते हैं। ये वही सर्किट है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। अगर हम यहां से किरचॉफ लॉ अप्लाई करना शुरू करें
वैसे फर्क कोई नहीं पड़ता, आपकी बुक में उसने इस पॉइंट को लिया हुआ है वी एक्स को, तो चले हम भी वी एक्स से डेरिवेशन शुरू करते हैं, उससे कोई गलती नहीं होगी। लेट्स से हम पॉइंट वी एक्स से स्टार्ट करते हैं, तो हमारे पास पहला पोटेंशियल वी एक्स आता है। अब हमारे पास बैटरी है और बैटरी में करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है, इसका मतलब है बैटरी एनर्जी सप्लाई कर रही है, तो हमारे पास यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। आगे हमारे पास रेजिस्टेंस आर है, रेजिस्टेंस आर में एनर्जी डिसिपेट हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो यहाँ पे पोटेंशियल के साथ माइनस का साइन आएगा। अगेन कैपेसिटर में भी बैटरी की एनर्जी डिसिपेट हो रही है, इसलिए इसके पोटेंशियल के साथ भी माइनस का साइन आएगा, और हम वापस उसी टर्मिनल Vx पे लाके इसको क्लोज कर देंगे, तो Vx से कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी E माइनस आई आर माइनस वी सी इज इक्वल टू 0। E स्टैंड फॉर EMF ऑफ द बैटरी। हम इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं E माइनस वी सी इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे हमें I की वैल्यू और Vc की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना होगी। हमें पता है करंट इक्वल होता है dq ओवर dt। आपने करंट की डेफिनेशन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पहले भी पढ़ रखी है। और पोटेंशियल का फॉर्मूला अक्रॉस कैपेसिटर लिख सकते हैं V इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन माइनस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी इंटू आर, जो कि आपने यहाँ पे लिखा है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन सी माइनस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी इंटू आर। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने रीअरेंज करके लिखा है। ये एप्सिलॉन सी माइनस क्यू उधर जाके डिवाइड हो जाएगा डी क्यू ओवर एप्सिलॉन सी माइनस क्यू, ये डी टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आर दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डी टी ओवर आर सी। तो डी क्यू ओवर एप्सिलॉन सी माइनस क्यू इज इक्वल टू डी टी ओवर आर सी। अब हम क्या करते हैं, हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो हमें निकालना है टोटल चार्ज। तो हम कोशिश करते हैं कि एक साइड पे हमने चार्ज वाले टर्म्स बना लिए हैं और दूसरी साइड पे टाइम वाली टर्म्स हमने बना ली हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जाके आपको पता चलेगा कि ये जो आरसी है बेसिकली ये भी टाइम ही है। तो हमने यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन किया है, हमने एप्सिलॉन सी माइनस क्यू को लिख लिया है एक्स के इक्वल, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी क्यू, और ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। तो डी क्यू की जगह पे हमारे पास आ जाएगा माइनस डी एक्स। तो यहाँ हमारे पास बन गया डी एक्स ओवर एक्स बाहर माइनस का साइन, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास बन जाएगा डी टी ओवर आर सी। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास फंक्शन का डेरिवेटिव हो न्यूमरेटर में और फंक्शन दिया गया हो डिनोमिनेटर में, तो हम इसको लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ एक्स के तौर पे या नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन के तौर पे, और बाहर माइनस का साइन एज इट इज। यहाँ पे आपको पता है ये आर सी कॉन्स्टेंट है, ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा, और जब आप डी टी यानी कि टाइम के डेरिवेटिव का इंटीग्रेट करोगे तो वो टाइम आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, हमें इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आपको याद होगा हमने x को इक्वल पुट किया था एप्सिलॉन सी माइनस क्यू, मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट बैक कर दिया, और राइट हैंड साइड पे हमें इस k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। k को कैलकुलेट करने के लिए हम अपनी इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस की तरफ वापस जाएंगे। आपको याद होगा जब टाइम 0 था, जब अभी हमने बैटरी कनेक्ट नहीं की, बस करने ही वाले हैं, उस वक्त हमारे पास चार्ज की वैल्यू 0 है। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करोगे चार्ज डिवेलप होना शुरू हो जाएगा, लेकिन टाइम t इज इक्वल टू 0 पे q की वैल्यू 0 है। क्योंकि हमने k को कैलकुलेट करना है, तो हमने इस इक्वेशन में इस सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू 0, नेचुरल लॉग ऑफ एप्सिलॉन c माइनस q इज इक्वल टू 0। Sorry for that, this is not epsilon, this is EMF. So natural log of EMF into C minus 0 is equals to again time t is equals to 0, 0 over RC plus K. हमारे पास ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ E into C. E is the EMF of battery. अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में ये वाली वैल्यू को दोबारा सब्स्टिट्यूट बैक करते हैं। हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही है। अब हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग वाले टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई सी माइनस क्यू, नेचुरल लॉग ऑफ ई सी। आपने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है
नेचुरल लॉग ऑफ ए माइनस नेचुरल लॉग ऑफ बी, इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ ए ओवर बी। यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई की है। जो फंक्शन के अंदर है वो है एफ ई सी माइनस क्यू ओवर ई सी इज इक्वल टू माइनस टी ओवर आर सी। तो अगर हम दोनों साइड्स पे एंटी लॉग ले लें तो ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे हम इस फंक्शन को लिख सकते हैं e की पावर में e रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। दैट टर्म बिकम एक्सपोनेंशियल टर्म। अब हम क्या करते हैं, एप्सिलॉन को सिंपली उधर ले जा ई सी को सिंपली उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि आपको याद होगा कि मैंने चार्ज निकालना था तो मैं इस टर्म को भी दूसरी साइड पे ले जाता हूं। अगर आप दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा ई सी माइनस ई सी इंटू ई रेज़ पर माइनस टी ओवर आर सी। इसमें से हम ई सी को कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वो फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से आप चार्ज स्टोर अक्रॉस कैपेसिटर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम दो वैल्यूज टाइम 0 और टाइम इंफिनिटी पे आपको चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएंगे, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि बाकी टर्म्स ईएमएफ ऑफ द बैटरी, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर कांस्टेंट रहेंगी। सिर्फ टाइम ही एक ऐसा फैक्टर है जो कि चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें तो e रेज़ टू पावर 0 आपको पता है 1 के इक्वल होता है और 1 माइनस 1 आपको नजर आ रहा है 0। इसका मतलब है शुरू में हमारे पास कैपेसिटर के अक्रॉस 0 चार्ज था, लेकिन इंफिनिटी टाइम्स बाद अगर हम 1 इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी ओवर आर सी में t की जगह इंफिनिटी पुट करें तो ये बन जाता है e रेज़ टू पावर इंफिनिटी। और e रेज़ टू पावर इंफिनिटी आप सबको पता है 0 के इक्वल होता है। एक्सपोनेंशियल टर्म कब 0 होती हैं? जब उनकी पावर इंफिनिटी हो। तो 1 माइनस 0 हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी कैपेसिटर को 100% चार्ज करना है तो उसके लिए आपको इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो ये इनफाइनाइट टाइम वैसे असल में इनफाइनाइट नहीं होता। अब हम यहाँ पे एक ग्राफ देख रहे हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास q की वैल्यू 0 थी और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया पहले एकदम इंक्रीज आया, बहुत ज्यादा इंक्रीज आया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्लोप बढ़ना कम हो गई और ये बिल्कुल कांस्टेंट हो गया। यहाँ पे आपको एक और चीज नजर आ रही होगी कि टाइम 5 टॉ को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। जब हम पहुंचेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम चार्ज डेवलप हो जाएगा। ये वो पॉइंट होता है जहां पे कैपेसिटर पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल हो जाता है बैटरी के ईएमएफ के। इसके बाद आप कैपेसिटर को मजीद चार्ज उस पोटेंशियल पे नहीं कर सकते और इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको लेक्चर की समझ आई होगी और आपको लेक्चर पसंद भी आया होगा। इसको साथ साथ नोट करते जाया करें और वीडियोस को ऑनलाइन देखा करें और प्लीज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।